इस पास नौजवान ने जवाब दिया और तेजी से वापस मुड़ गया और फ्रांडस ने एक साइड पर मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसके अंदर मौजूद शराब की बेशुमार बोतलों में से एक बोतल निकाल ली और उसका ढक्कना उतार कर उसने इसे मुंह से लगाया और फिर इस वक्त तक उसने बोतल मुंह से अलहदा न की जब तक बोतल में मौजूद शराब का आखिरी कतरा तक उसके मुंह से नीचे ना उतर गया। ये उसकी पुरानी आदत थी, जब भी वो किसी आदमी को कत्ल करता था तो हमेशा वापस आकर शराब की पूरी बोतल पी लेता था। खाली बोतल एक तरफ टोकरी में उछाल कर वो मुड़ा और दोबारा उसी कुर्सी पर आकर बैठ गया जहां वो रॉजर का फ़ोन मिलने से पहले बैठा हुआ था। किस कदर फ़ायदेमंद धंधा है। 1.5-2 घंटों में 10 लाख डॉलर कमा लिए। 1 लाख जोनी के निकाल कर 9 लाख बच गए, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज़ पर उंधा पड़ा रसाला दोबारा उठा लिया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा धड़ंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर अयारी और मकारी जैसे सब नजर आ रही थी। हेलो फ्रांडस, आने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ आओ राजरक बैठो, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तुम वाकई बेपनाह सलाहियतों के मालिक हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर मुश्किल काम तुम इस कदर जल्द निपटा लोगे, राजरक ने मुसाफिया करते हुए कहा। जब काम करना ही है तो फिर इसमें देर लगाने का क्या फ़ायदा, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और राजरक ने इस बात में सर हिला दिया। फिर कोट की जेब से उसने भारी मालियत के नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और फ्रांडस की तरफ बढ़ा दी। ये लो अपनी रकम गिन लो, राजरक ने कहा। अरे छोड़ो, मुझे मालूम है कि तुम बासूल आदमी हो, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और राजरक के हाथ से गड्डी लेकर उसने लापरवाही से उसे मेज़ पर उछाल दिया। ये लो डायरी। दूसरे लम्हे उसने जेब से नीले रंग की जिल्द वाली डायरी निकाल कर राजरक की तरफ बढ़ाते हुए कहा और राजरक ने डायरी उसके हाथ से यूं छीनी जैसे डायरी में किसी बहुत बड़े खजाने का राज मौजूद हो। उसने जल्दी से डायरी खोली और उस पर सरसरी सी नजरें डालकर उसने इत्मीनान भरा एक तवील सांस लिया और डायरी बंद करके जेब में डालते हुए उठ खड़ा हुआ। ओके, अब मुझे इजाज़त दो, राजरक ने कहा। अरे बैठो, कुछ पी लो, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। वैसे भी अपलैंड के मंशात फरोशों के बारे में राज भाग तो नहीं जाएंगे, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और उठकर दोबारा उस अलमारी की तरफ बढ़ गया जहां से उसने पहले बोतल निकाली थी और राजरक का चेहरा यकलहर सुकड़ सा गया। क्या तुमने डायरी को पढ़ा है, राजरक ने होंठ जबाते हुए कहा। कोशिश तो की थी कि मालूम हो सके कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि राजरक जैसा कंजूस आदमी इसके खातिर इस कदर भारी रकम दे रहा है, लेकिन तहरीर तो ना पड़ी जा सकी। अलबत्ता इस रॉबर्ट जोनी ने बताया है कि उसमें किसी एशियाई मुल्क अपलैंड के मंशात के ग्रोहों के मुतालिक मालूमात मौजूद हैं। फ्रांडस ने अलमारी से बोतल उठाकर मुड़ते हुए बड़े मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा, लेकिन आज से पहले तो यही कहा जाता था कि तुम सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, कभी दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करते, राजरक ने कदरे गसीले लहजे में कहा। इंसान तो हूँ, कभी कभी तजस्सुस जाग उठता है। बहरहाल ये लो, ये जाम पियो, जाहिर है मंशियात का करोड़ों डॉलर का धंधा होगा जो तुम लाखों डायरी के हसूल के लिए दे दिए, फ्रांडस ने मुस्कुराते हुए कहा और झुककर उसने बोतल खोलकर मेज़ पर रखते हुए एक जाम में शराब उंडेलते हुए कहा, तुमने बेअसूली की है फ्रांडस और इस बेअसूली की सज़ा मौत है। राजरक की इंतहाई सर्द आवाज़ गूंजी और फ्रांडस ने चौंक कर सर उठाया ही था कि राजरक के हाथ में मौजूद साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से ठक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही फ्रांडस की हलक से चीख निकली और वो लटकर कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। इस दौरान उसका हाथ लाशौरी तौर पर कोट की जेब में रेंग गया था, लेकिन उसी लम्हे राजरक ने दूसरा फायर कर दिया और इस पर गोली फ्रांडस की पेशानी में सुराख कर गई और उसकी खोपड़ी बिल्कुल इसी तरह टूट गई जैसे रॉबर्ट जोनी की टूटी थी। रकम भी भारी लेते हो और बेअसूली भी करते हो, राजरक ने इंतहाई हकारत भरे लहजे में कहा। फिर उसने मेज़ पर रखी हुई अपनी दी हुई नोटों की गड्डी उठाई और उसे जेब में डालते हुए वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक दरवाज़ा खुला और फ्रांडस का मुलाजिम तेजी से अंदर दाखिल हुआ ही था कि राजरक ने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर का ट्रैगर दबा दिया और मुलाजिम सीने पर गोली खाकर वहीं दरवाजे में ही गिरा और तड़पने लगा। राजरक ने बड़े मुतमईन से अंदाज में दूसरा फायर किया और मुलाजिम साकत हो गया। अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए, वरना तुम्हें तलाश करने में काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाता, राजरक ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर मुलाजिम की लाश को फलांगता हुआ वो आगे बढ़ता चला गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तौसीफ ने कमरे में दाखिल होते ही पूरे हशू हजूर से सलाम करते हुए कहा और मेज़ की दूसरी तरफ बैठा हुआ आगा बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। वालेकुम सलाम, हैरियत है, आज तुम बड़े मूड में नजर आ रहे हो, कहीं शहला से शादी की तारीख तो तय नहीं हो गई, आगा ने मुस्कुराते हुए कहा। सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक खलीफा और पीर दोनों की शादी नहीं हो जाती, मुझ जैसे मुरीद की शादी कैसे मुमकिन हो सकती है, ये तो पीर मुरीदी के अदब आदाब के खिलाफ है, तौसीफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खलीफा और पीर क्या मतलब, आगा ने हैरान होकर कहा। इमरान साहब पीर और आप उनके खलीफा, तौसीफ ने जवाब दिया और आगा बेइख्तियार हंस दिया। बहुत शैतान हो तुम, आगा ने हंसते हुए कहा। मुरीद किन का हूँ, तौसीफ ने तरकी पर तरकी जवाब देते हुए कहा और आगा इस बार बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। हालांकि आम हालात में वो बेहद संजीदा रहता था। आपने मुझे शैतान बना दिया है, हालांकि मुझसे ज़्यादा नेक मुरीद आपको नहीं मिलेगा। अभी 2 रोज़ पहले मैंने अपनी जेब से खर्चा करके नेकी का काम किया है, तौसीफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं भी सुनूं कि तुमने ऐसी कौन सी नेकी कर डाली है कि जिसकी तुम बाकायदा मिसाल देने पर उतर आए हो, आगा ने मुस्कुराते हुए कहा और तौसीफ ने उसे डॉक्टर आर्सन का रुका मिलने से लेकर डॉक्टर आर्सन की अक्रीमिया रवानगी तक पूरी तफसील बता दी। कम अज़ कम उससे ये तो पूछ लिया होता कि उसने यहाँ किस ग्रुप के खिलाफ काम किया है, आगा ने चौंक कर कहा। अब इतनी भी नेकी का मैं कायल नहीं हूँ कि डॉक्टर आर्सन की तरह गर्दन पर जहरीला तीर खाने का मंसूबा बना लूँ। वो गरीबुल दयार और बेयारो मददगार था, नेकी का काम करने आया था, इसलिए मैंने उसके साथ नेकी कर दी, तौसीफ ने मुँह बनाते हुए जवाब दिया।
हो सकता है उसने तुमसे गलत बयानी की हो, उसका ताल्लुक भी किसी बैन अल-अक़वामी मंशियात फरोशों के ग्रोह से हो, आगा ने कहा। अगर ऐसा होता जनाब तो फिर वो अकेला ना होता, या अकेला होता तो फ़ोन करके अपनी तंजीम के आदमी मंगवा लेता। और दूसरी बात यह कि उसने क्रीम में पहुंचकर अस्पताल से मुझे बाकायदा फ़ोन किया और मेरा शुक्रिया अदा किया। अगर वो मुजरिम होता तो जाहिर है ऐसा कौन करता। तौसीफ ने कहा। कब फ़ोन किया था? आगा ने पूछा। आज ही सुबह 10 बजे फ़ोन आया था उसका, तौसीफ ने जवाब दिया। ये जहरीले तीर मारने वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आई। ये काम तो जंगलों में रहने वाले कबाइल करते हैं, यहाँ तो उसे गोली मारी जा सकती थी, और अगर गोली की आवाज़ का खतरा था तो साइलेंसर लगा रिवॉल्वर भी इस्तेमाल किया जा सकता था, आगा ने सोचने के अंदाज में कहा। यहाँ भी तो कबाइली बेशुमार हैं और मंशियात में ऐसे लोग भी मुलविस हो सकते हैं, और जहाँ तक मैंने सोचा है उससे काफ़ी दूर से निशाना बनाया गया था, और हो सकता है उनके पास साइलेंसर लगी दूर मार बंदूक ना हो, इसलिए एरो गन इस्तेमाल की गई हो। तौसीफ ने भी संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है उसकी इत्तला राजेंद्र सिंह को दे देनी चाहिए, मुकामी सीक्रेट सर्विस होती उन्हें तलाश कर लेगी, आगा ने कहा। नहीं, इस तरह वो बेचारा लालू बेटर काबू में आ जाएगा। छोड़ें, ये हमारा दर्द सर नहीं है, मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया था कि आप उससे मसला बनाकर बैठ जाएं, तौसीफ ने उकताए हुए लहजे में कहा। इस अस्पताल का नंबर पूछा था तुमने जहाँ वो डॉक्टर आरसन दाखिल है? आगा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। हाँ, क्यों? तौसीफ ने चौंक कर पूछा। मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ, हम यहाँ फारिग तो हैं, अगर कोई नेकी का काम कर दें तो क्या हर्ज है? आखिर ये मंशियात इंसानों के लिए तबाकुन तो है, आगा ने मुस्कुराते हुए कहा। या अल्लाह, तुम्हें वाकई नेकी का डंडोरा पीटना पसंद नहीं है, वरना ये मुसीबत ना आती। बहरहाल ठीक है, अब अपने किए का तो कोई इलाज नहीं है। तौसीफ ने एक लंबा सांस लेते हुए आसमान की तरफ मुँह उठाकर कहा, और आगा एक बार फिर मुस्कुरा दिया। अब वो नंबर भी बता दो, ये दुआएं वगैरह बाद में मांग लेना, आगा ने कहा, और तौसीफ ने उसे नंबर बता दिया। आगा ने सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। पहले उसने क्रीमिया का राब्ता नंबर डायल किया, फिर क्रीमिया के दारुल हुकूमत विलिंगटन, और आखिर में तौसीफ के बताए हुए नंबर डायल कर दिए। सेंट्रल हॉस्पिटल। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। मैं अपलैंड से बोल रहा हूँ, यहाँ हमारे एक डॉक्टर आरसन दाखिल हैं, उनके जिस्म में जहर फैल गया था, उनसे बातचीत करनी है ताकि बीमार पर से की जा सके, आगा ने तफसील बताते हुए कहा। सॉरी सर, डॉक्टर आरसन को नामालूम अफराद ने अभी 2 घंटे पहले गोली मारकर हलाक कर दिया है, दूसरी तरफ से कहा गया, और आगा बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह वेरी सैड, क्या कातिल पकड़े गए हैं? आगा ने होंठ चबाते हुए पूछा। पुलिस इंक्वायरी कर रही है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। और आगा ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया, और लाउडर पर डॉक्टर आरसन की मौत की खबर तौसीफ भी सुन चुका था, इसीलिए उसके चेहरे पर भी हज़्न मलाल के आसार नमूदार हो गए। इसका मतलब है कि डॉक्टर आरसन ने यहाँ कोई खास बात दरियाफ्त कर ली थी, इसलिए कातिल उनके पीछे लगे हुए थे। यहाँ वो किसी वजह से उसका सुराग ना लगा सके तो वह क्रीमिया पहुँच गए। लेकिन ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? आगा ने सोचने के अंदाज में कहा। उसने ज़रूर यहाँ किसी के खास ग्रोह का पता लगा लिया होगा। ठीक है, अब डॉक्टर आरसन की मौत के बाद मुझे इस केस पर काम करना होगा, तौसीफ ने फैसला कुन लहजे में कहा, और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, ज़रूर काम करो, फारिग रहने से बेहतर है हम किसी न किसी ऐसे काम में मसरूफ़ रहें जिससे मुआशरे में फैलती हुई खराबियाँ दूर हो सकें। लेकिन अभी बैठो, इस तीर के सिलसिले में मेरे जहन में एक बात आ रही है, हो सकता है इससे कोई खास बात सामने आ जाए, आगा ने कहा, और तौसीफ दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। आगा ने रिसीवर उठाया और एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस आर्चर्ड क्लब। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी। आर्चर्ड से बात कराओ, मैं इसका दोस्त राशिद अली खान बोल रहा हूँ, आगा ने आवाज़ बदलते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद लम्हों बाद एक आवाज़ सुनाई दी। हेलो आर्चर्ड बोल रहा हूँ, बोलने वाले के लहजे में हल्की सी करहत गई थी। अरशद अली खान बोल रहा हूँ। आर्चर्ड, तुमने एक बार जिक्र किया था तुम्हारा कोई दोस्त एरोगन का माहिर है, क्या नाम है उसका? आगा ने कहा। क्यों हैरियत, क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी किसी को कत्ल कराना है? आर्चर्ड ने कहा। तुम बताओ तो सही, आगा ने कहा। उसका नाम कासिम है, पेशेवर कातिल है, आमतौर पर उसे रेड एरो के नाम से पुकारा जाता है, आर्चर्ड ने जवाब दिया। उससे मुलाकात कहाँ हो सकती है? आगा ने कहा। कभी कभार क्लब आता है, वैसे मुझे उसके ठिकाने का पता नहीं है, आखिर मसला क्या है, कुछ मुझे भी तो बताओ, आर्चर्ड ने कहा। मैं उस एरोगन से निशानाबाजी का फन सीखना चाहता हूँ, आगा ने कहा, और दूसरी तरफ से आर्चर्ड बेख्तियार कहा मारकर हंस पड़ा। ओके, अगर कभी आए तो मैं उससे बात करूंगा, आर्चर्ड ने कहा, और आगा ने शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। बिल्कुल इसी आदमी ने डॉक्टर आरसन पर वार किया था, क्योंकि लालू वेटर मुझे बताया था कि जो तीर डॉक्टर आरसन के गले में लगा था उसके पीछे सुर्ख रंग के पार लगे हुए थे, और शायद ये रेड एरो निशानी के लिए सुर्ख पार इस्तेमाल करता होगा, इसीलिए ही रेड एरो कहलाता है। ठीक है, अब मैं उसे तलाश कर लूँगा, तौसीफ ने कुर्सी से उठते हुए कहा, और आगा ने इस बात में सर हिला दिया। रेटाबो क्लब वाकई अपनी जदीद तरीन तमीर और खूबसूरती की वजह से बेहद शानदार नज़र आ रहा था। क्लब की पार्किंग में रंग बिरंगी जदीद मॉडलों की कारों का मेला सा लगा नजर आ रहा था। इमरान ने अपनी कार पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद टाइगर भी कार रोकर उसके पास पहुंच गया। क्लब में चूंकि दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसीलिए गेट पर उन्हें रोका नहीं गया। वसी और इस हॉल मॉडर्न औरतों और मर्दों से तकरीबन भरा हुआ था, और बावर्दी वेटर तेजी से हरकत करते नजर आ रहे थे। यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा, शायद किसी खास कमरे में हो, मैं मालूम करता हूँ, टाइगर ने हॉल का जायजा लेते हुए कहा। फिर वो एक साइड पर बने हुए काउंटर की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान इसी तरह आंखें पटपटाकर हॉल और उसके अंदर मौजूद अफराद को देख रहा था, जैसे कोई देहाती ज़िंदगी में पहली बार इस किस्म के क्लब में दाखिल हुआ हो।
ادھر تشریف لائیے، ادھر میز حالی ہے۔ ایک ویٹر تیزی سے عمران کے قریب آتے ہوئے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میز حالی ہے، ہوتی رہے حالی، میں کیا کروں؟ عمران نے چونک کر ویٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ وہاں تشریف رکھیں، ویٹر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میز پر کمال ہے، تمہاری لغت میں تشریف کے معنی کہیں گلدان کی تو نہیں ہے؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، اور ویٹر اس کی اس بات پر بے اختیار ہنس دیا۔ جناب، محاورتاً ایسا ہی کہا جاتا ہے، ورنہ آپ نے بیٹھنا تو کرسی پر ہے، ویٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بیٹھنا کرسی پر اور حالی میز ہے، سوری، یہ محاورہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ تم نے کون سی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کیا ہے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جناب، میں تو صرف میٹرک پاس ہوں، اگر میں نے ڈاکٹریٹ کی ہوتی تو یہاں ویٹر ہوتا۔ اس بار ویٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویٹر تو بہرحال ہوتے، یہاں نہ ہوتے کسی نوکری دلانے والے ادارے کے سامنے لگی ہوئی قطار میں کھڑے ویٹ کر رہے ہوتے، لیکن کمال ہے کہ تم میٹرک پاس ہو کر اس قدر مشکل محاورے بول لیتے ہو۔ اگر ڈاکٹریٹ کر جاتے تو یقیناً یہ کہتے کہ آئیے کرسی حالی ہے، میز پر تشریف رکھیے۔ عمران بلا اتنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا، اور ویٹر اب ایسی نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین آتا جا رہا ہو کہ عمران کی دماغی صحت مشکوک ہے۔ آئیے باس، وہ ادھر اسپیشل ونگ میں موجود ہے۔ اسی لمحے ٹائیگر نے قریب آ کر کہا۔ اسپیشل رنگ؟ مگر میں نے تو کبھی ریسلنگ کی ہے اور نہ باکسنگ، یہ کیسا کلب ہے کہ یہاں کا ویٹر کہتا تو ہے کہ میز خالی ہے اور بٹھاتا کرسی پر ہے، اور یہاں اسپیشل رنگ بھی ہے جہاں مجھ جیسے اناڑیوں کو تم لے جانا چاہتے ہو؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ رنگ نہیں باس، ونگ کہا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ونگ؟ اچھا، ویسے ونگ سے مجھے ایک یونانی دوا واو وڈنگ یاد آ جاتی ہے۔ کمال کا لفظ ہے یہ بھی، کہ واو کو اگر کیا جائے کہ وہ وڈنگ بن جائے، کمال ہے، یہ کس قدر خوبصورت لفظ ہے۔ مگر عمران نے کہنا شروع کیا، لیکن ٹائیگر اس دوران کاؤنٹر کی سائڈ پر موجود راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا، اور عمران کو مجبوراً اپنا فکرہ نامکمل چھوڑ کر اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اسے معلوم تھا کہ ویٹر اسے جاتا ہوا حیرت سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن ظاہر ہے عمران کو اس کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ راہداری کے اہتمام پر سیڑھیوں پر جا رہی تھی، اور پھر سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ کھول کر وہ ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچتے ہی عمران کو معلوم ہو گیا کہ اسے اسپیشل ونگ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں غیر ملکی شراب عام استعمال کی جا رہی تھی۔ وہ ادھر دائیں طرف کونے میں شیرحان بیٹھا ہوا ہے، اس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈ ہیں۔ ٹائیگر نے ایک میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں کرسی پر ایک لمبے قد مگر ہاتھ سے چوڑے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کی چھوٹی سیاہ داڑھی اور اس پر لمبی لمبی لہراتی ہوئی مونچھیں اس کی وجاہت میں خاصا اضافہ کر رہی تھیں۔ وہ ایک خاتون کے ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا اور شراب بھی پی رہا تھا۔ اس کے عقب میں پہلوان نما 2 آدمی کھڑے تھے جو اپنی شکلوں کی وجہ سے بھائی لگتے تھے۔ ان کے سر گنجے تھے، کان ٹوٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکائی ہوئی تھیں۔ وہ دیوار سے پشت لگائے بڑے مطمئن انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ خاصا روب تاب بنا رکھا ہے اس نے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی میز کی طرف بڑھ گیا جس پر شیرحان موجود تھا۔ عمران اور ٹائیگر کو میز کی طرف آتے دیکھ کر اس کے دونوں باڈی گارڈ چوکنا ہو کر کھڑے ہو گئے اور غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ دہلے درنا معقولات کی معافی چاہتا ہوں شیرحان، عمران نے قریب جا کر بڑے بااخلاق لہجے میں کہا۔ تو شیرحان نے چوک کر عمران اور اس کے ساتھ کھڑے ٹائیگر کو دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ شیرحان نے ہاتھ سے کرخت لہجے میں کہا۔ نامعقولات کا شاید وہ مطلب بھی نہ جانتا ہوگا، اسی لیے اس نے اس بارے میں کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ ببر شیرحان، اور یہ ہے ٹائیگر، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اطمینان سے کرسی گھسیٹ کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے شیرحان نے اسے بیٹھنے کی باقاعدہ دعوت دی ہو۔ ٹائیگر بھی اطمینان سے بیٹھ گیا۔ میں پھر ملوں گی شیرحان، اس عورت نے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ شیرحان کچھ کہتا وہ تیزی سے اٹھی اور ایک سائڈ پر بڑھ گئی۔ تمہارا شاید دماغ خراب ہے، چلو اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ ورنہ، شیرحان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اٹھ بھی جائیں گے اور دفع بھی ہو جائیں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے بیگم رضا کے متعلق کچھ بات چیت کر لیں۔ عمران نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا، اور شیرحان بیگم رضا کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ تو تمہیں بیگم رضا نے بھیجا ہے؟ اس احمق عورت نے، بولو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ شیرحان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو شیرحان بے اختیار اچھل پڑا۔ دونوں شرطیں؟ کیا مطلب؟ کیسی شرطیں؟ شیرحان کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے اس کے سامنے 2 شرطیں پیش کی تھی نا، ایک تو یہ کہ وہ تم سے شادی کرے، یا دوسری صورت میں نیلم نگر میں اپنی جائیداد تمہارے ہاتھ فروخت کر دے۔ اسے یہ دونوں شرطیں منظور ہیں، عمران نے جواب دیا۔ اس بوڑھی گوڑی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، شاید میں اسے شادی کروں گا، میں شیرحان، اور جہاں تک اس کی جائیداد خریدنے کا تعلق ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد ہوگی تو فروخت بھی کرے گی۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید دھندے کے سلسلے میں اس نے تمہیں کوئی پیغام دے کر بھیجا ہوگا۔ اب اٹھ جاؤ ورنہ میں ایک اشارہ کروں گا اور یہاں تمہاری لاشیں بھی نظر نہ آئیں گی، شیرحان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ اس کے چیخنے کے باوجود خاموش بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ شیرحان یا اس کے باڈی گارڈ کے خوف کی وجہ سے کوئی احتجاج نہ کر رہے تھے۔ کیا واقعی تم درست کہہ رہے ہو؟ عمران شیرحان کا جواب سن کر حیران رہ گیا تھا۔ مانکوان، دونوں کو گولی مار دو، اچانک شیرحان نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے اتنا بھی کیا غصہ، ہم چلے جاتے ہیں، عمران نے تیزی سے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ظاہر ہے ٹائیگر بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے ٹائیگر کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے آثار تھے، مگر ظاہر ہے وہ عمران کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہ کر سکتا تھا، اور شیرحان نے اس طرح کاندھے چکائے جیسے کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ۔ ٹائیگر، اس مانگ ٹانگ جو بھی ہیں کو گولی مار دو، اچانک عمران نے کرخت لہجے میں کھڑے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شیرحان یا اس کے باڈی گارڈ کچھ سمجھتے
स्पेशल विंग मशीन पिस्टल की तरतराहट और शेरहान के बॉडीगार्डों की चीखों से गूंज उठा। वो दोनों गोलियां खाकर उछलकर नीचे गिरे और बुरी तरह तड़पने लगे। टाइगर ने इस वक्त तक फायरिंग जारी रखी जब तक कि वो दोनों ठंडे ना पड़ गए। हॉल में मौत की सी खामोशी तारी थी। ये सब कुछ इस कदर अचानक और तेजी से हुआ था कि किसी को सांस लेने की भी मोहलत ना मिली थी। अब उठकर खड़े हो जाओ शेरहान, इमरान ने गराते हुए कहा, और उसकी आवाज़ गूंजते ही हाल में इस तरह शोर सा उठा जैसे किसी ने जादू की छड़ी से जिस्मों में जिंदगी की लहर दौड़ा दी हो। सब लोग बेइख्तियार चीखते हुए उठ खड़े हुए। जो खड़ा हो उसे गोली मार दो, टाइगर, इमरान की आवाज़ गूंजी और इसके साथ ही टाइगर का मशीन पिस्टल एक बार फिर तरतराने लगा और हाल में उठकर खड़े होते हुए लोग दोबारा उसी तरह कुर्सियों पर बैठे जैसे एक लम्हे की देर से उन पर मौत वार्द हो जाएगी। टाइगर की गोलियां उनके सरों के ऊपर से गुजर गई थी। शेरहान उसी तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसके जिस्म में खून की जगह मुंजमद हो गई हो। मैंने तुमसे क्या कहा था, इमरान ने गराते हुए कहा, और दूसरे लम्हे शेरहान बुरी तरह चीखता हुआ फिजा में उठा और फिर धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। इमरान ने उसे गर्दन से पकड़कर एक ही झटके में कुर्सी से उठाकर नीचे इस तरह फेंक दिया जैसे वो गोश्त पोस्ट की बजाय कागज का बना हुआ हो। उठो और बाहर चलो, अगर तुमने जरा भी गलत हरकत की तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। और हाल में बैठे हुए सब लोग सुन लें कि हमारा ताल्लुक स्पेशल फोर्स से है, इसीलिए अगर किसी ने भी कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो अपनी मौत का वो खुद जिम्मेदार होगा, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और हॉल में मौजूद सब अफराद के चेहरे स्पेशल फोर्स का नाम सुनते ही दर्द बढ़ गए। चलो उठो, इमरान ने शेरहान की पसलियों में लात मारते हुए कहा। और शेरहान बजाय उठने के यकलहत इस तरह तड़प कर इमरान पर हमलावर हुआ कि जैसे दबा हुआ स्प्रिंग अचानक खुलता है। लेकिन दूसरे लम्हे हॉल उसके हलक से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा। इमरान का बाजू बिजली की सी तेजी से घूमा था और शेरहान फिजा में चकराता हुआ एक मेज़ पर जा गिरा था। मेज़ पर मौजूद अफराद तेजी से एक तरफ हटे और शेरहान नीचे गिरकर इस तरह उठकर खड़ा हुआ ही था कि इमरान ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे एक बार फिर उठाकर फर्श पर पटक दिया। शेरहान की हालत अब काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। उसका चेहरा फर्श से टकराकर लहूलुहान हो चुका था और नाक और मुंह से खून की धारें से निकलने लगी थी। उठो और चलो वरना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। और इस बार शेरहान इस तरह उठकर खड़ा हो गया कि जैसे उसे उठने में सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ रहा हो। और इमरान ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर उसके दोनों बाजू अकब में किए और क्लिप हथकड़ी लगा दी। अब शेरहान आगे और इमरान उसके पीछे था, जबकि टाइगर इमरान की तरफ पुश्त करके उलट चल रहा था। उसके हाथों में मशीन पिस्टल मौजूद था और उसकी तेज़ नज़रें हॉल में मौजूद हर शख्स का जायजा ले रही थीं। लेकिन हॉल में मौजूद अफराद बुरी तरह दहशतज़दा नजर आ रहे थे। जाहिर है उनका ताल्लुक आला तबके से था। अगर उनमें कोई मुजरिम हो गए भी सही तो वो बहरहाल फील्ड के आदमी ना होंगे। साउंड प्रूफ दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ चढ़ते ही इमरान ने टाइगर को एक खुफिया रास्ते के मुतल्लिक बताया और इमरान शेरहान को लिए खुफिया रास्ते से क्लब की एक सिमत में आ गया। मेरी कार यहीं लेकर आओ, इमरान ने टाइगर से कहा और टाइगर सर हिलाता हुआ तेजी से आगे बढ़ गया। तुम कौन हो? मैंने तुम जैसा दलेर और ताकतवर फाइटर पहले कभी नहीं देखा, शेरहान ने पहली बार अपनी जुबान खोलते हुए कहा। बताया तो है, मेरा नाम बबर शेरहान है, इमरान ने उसी तरह करख्त लहजे में कहा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? शेरहान ने होंठ चबाते हुए पूछा। इस वक्त उसके चेहरे पर शदीद बेबसी के तासुरात मौजूद थे। बेगम रजा की कोठी पर, ताकि तुम दोनों आमने सामने बैठकर शराइत तय कर सको, इमरान ने जवाब दिया। और शेरहान के चेहरे पर यकलहत इत्मीनान के तासुरात उभर आए। चंद लम्हों बाद कार अकबी गली के सामने आकर रुकी और टाइगर नीचे उतरकर उनकी तरफ बढ़ा। इमरान ने टाइगर को स्टीयरिंग पर बिठाया और खुद वो शेरहान के साथ अकबी सीट पर बैठ गया। अब उसके हाथ में भी मशीन पिस्टल मौजूद था। शेरहान खामोश बैठा हुआ था। वैसे इमरान ने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पास कोई असलहा नहीं है, वरना वो लाजमन हाल में ही उसे बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर करता है। शायद बॉडी गार्ड्स की वजह से उसने अपने पास असलहा रखना ज़रूरी ना समझा हो। इमरान ने टाइगर को बेगम रजा की कोठी का पता बता दिया था, इसलिए टाइगर इत्मीनान से कार चलाता रहा। कार में खामोशी थी। शेरहान न जाने क्या सोच रहा था, जबकि इमरान इसीलिए खामोश बैठा हुआ था कि वो शेरहान से बाकी बातें इस बेगम रजा के सामने करना चाहता था। थोड़ी देर बाद कार बेगम रजा की कोठी के फाटक के सामने पहुंचकर रुक गई। जाकर कॉल बेल दो और जो निकले उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाकर फाटक खोल दो, इमरान ने कार रोकते ही टाइगर से कहा। और टाइगर सर हिलाता हुआ कार से नीचे उतरा और उसने कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद साइड फाटक खुला और एक नौजवान लड़की बाहर आई ही थी कि टाइगर उसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने बौखलाए हुए अंदाज में एहतजाज करना ही चाहा था कि टाइगर ने जोरदार थप्पड़ मारा और निस्वानी चीख अंदर से सुनाई दी और इमरान समझ गया कि टाइगर ने उसे थप्पड़ मारकर खामोश करा दिया होगा। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खुल गया और टाइगर बाहर आ गया। वो एक बार फिर स्टीयरिंग पर बैठा और उसने कार अंदर की तरफ बढ़ा दी। इमरान ने देखा कि छोटा फाटक खोलने वाली लड़की फाटक के पास ही बेहोश पड़ी हुई थी। शायद टाइगर का एक ही थप्पड़ उसके लिए काफ़ी साबित हुआ था। पोछ खाली पड़ा हुआ था और कोठी में कोई औरत या मर्द नजर नहीं आ रहा था। यूं लगता था जैसे कोठी खाली पड़ी हुई हो। कार पोछ में रुकते ही इमरान नीचे उतर आया। उसने शेरहान को भी नीचे उतरने के लिए कहा। शेरहान खामोशी से नीचे उतर आया। टाइगर, तुम जाकर फाटक भी बंद कर दो और इस लड़की को भी उठाकर ले आओ, इमरान ने टाइगर से कहा और फिर शेरहान को बाजू से पकड़कर वो सिटिंग रूम में ले आया। तुम हैरत अंगेज आदमी हो, मैंने तस्लीम कर लिया है कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, वरना शायद तुम शेरहान को इतनी आसानी से वहाँ से यहाँ ना ले आकर आ सकते, शेरहान ने सिटिंग रूम में कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आसानी और मुश्किल की कभी मैंने परवाह नहीं की शेरहान साहब, इमरान ने कहा। इस दौरान टाइगर भी फाटक बंद करके और इस लड़की को कांधे पर उठाकर उनके पास पहुंच चुका था। कोठी वाकई खाली थी।
इमरान के हुक्म पर इस लड़की को होश में लाया गया तो लड़की होश में आते ही खौफ से बुरी तरह चीखने लगी। सुनो लड़की, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ बेगम रज़ा से फ़ौरन मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर तुमने ना बताया तो फिर तुम्हारे जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ दी जाएगी। इमरान ने घबराते हुए कहा, ना ना ना, मुझे ना मारो मम मम, मैं तो मुलाजमा हूँ, गरीब हूँ। लड़की ने इंतहाई दहशत ज़दा होते हुए कहा। तो फिर बताओ कि बेगम रज़ा कहाँ है? इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, वो न जाने कहाँ रहती हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि अगर कोई खास बात हो जाए तो मैं इस फ़ोन नंबर पर उनसे बात कर लूँ। लड़की ने खौफ से कांपते हुए कहा। फ़ोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा और लड़की ने फ़ौरन ही फ़ोन नंबर बता दिया। इमरान ने मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और लड़की के बताए हुए फ़ोन नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुनते ही इमरान पहचान गया कि बोलने वाली खुद बेगम रज़ा है। बेगम रज़ा, मैं तुम्हारी कोठी से बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ जिसे सर सुल्तान ने तुम्हारे पास भेजा था। तुमने शेर खान के कत्ल के एवज़ मुझे भारी मुआवजा देने की बात की थी, इसीलिए मैं शेर खान को कत्ल करके उसकी लाश लेकर आया हूँ। अब तुम फ़ौरन आ जाओ और उसकी लाश चेक करके मुझे रकम दो, जल्दी आ जाओ, इमरान ने स्पॉट लहजे में कहा और साथ उसने सामने बैठे हुए शेर खान को मुंह पर उंगली रखकर खामोश रहने के लिए कह दिया। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है कि तुम शेर खान को इस कदर जल्द हलाक कर दो? दूसरी तरफ से बेगम रज़ा ने हैरत भरे लहजे में चीखते हुए कहा।